नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विभाग बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर से आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप इस कोविड काल में अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मित्रों, इस वीडियो क्लास का आज का टॉपिक है स्विस संविधान का महत्व तथा उसकी विशेषताएं। मित्रों, यह टॉपिक राजनीति शास्त्र बीए भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है तथा साथ ही साथ यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, डीएसएसबी आदि के लिए भी बहुत उपयोगी है। मित्रों, मैं इस वीडियो क्लास के क्रम में स्विस संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करूंगा। मैंने इस वीडियो में टू द पॉइंट बात करने की कोशिश की है अतः आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को गंभीरता से देखें तथा इस वीडियो का नोट्स बना लें। मित्रों, हम स्विस संविधान को क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है? आखिरकार स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो है भूभाग और जनसंख्या के लिहाज से बहुत छोटा राज्य है। जनसंख्या वहाँ की अधिकतम 50 लाख के आसपास होगी तथा भूभाग वहाँ का 16,000 वर्ग मील होता है, जो इस दृष्टि से देखें तो काफ़ी छोटा है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी स्विट्ज़रलैंड का नाम हम लोग वर्तमान राजनीति में सुनते नहीं हैं, तो आखिर फिर भी इसकी ज़रूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं? दरअसल इसके महत्व के बारे में अध्ययन करना समीचीन होगा। वास्तव में इस संविधान की बहुत कुछ बातें इसे महत्वपूर्ण बनाती हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड संविधान दुनिया में यूनिक संविधान है। इसकी यूनिकनेस के बारे में हम लोग आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। यह लोकतंत्र का घर है, लोकतंत्र का बेस्ट मॉडल यहीं पर पाया जाता है। प्रजातंत्र का बेस्ट मॉडल प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन एथेंस में भी पाया जाता था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कार्यों में सीधे भागीदारी करती है। स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। हम लोग आगे चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के और भी साधन होते हैं, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में इन साधनों पर चर्चा करना संभव नहीं है। इसका संक्षिप्त चर्चा हम लोग कर सकते हैं, बाकी इसके लिए अलग से एक वीडियो बनता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन नामक टॉपिक पर। मित्रों, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का आप लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव अपने देश में ही किया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जो है शासन कार्यों में भागीदारी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, अर्थात प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वो प्रतिनिधि जाके शासन कार्य करते हैं। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि भारत में है। आप भली भांति इससे परिचित हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सीधे जनता शासन कार्यों में, विधायन में सीधे भागीदारी निभाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ टूल्स होते हैं, उस टूल्स अर्थात साधनों के माध्यम से जनता कानून निर्माण करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता कानून निर्माण के लिए कुछ साधनों को अपनाती है। इन साधनों में लैंडस्माइंड अर्थात जनसभा, रेफरेंडम अर्थात लोक निर्णय तथा इनिशिएटिव अर्थात आरंभण प्रमुख हैं। लैंडस्माइंड अर्थात जनसभा का अर्थ है ओपन एयर पार्लियामेंट। इसी को हम जनसभा कहते हैं। इसको कैंटोनल असेंबली भी कहा जाता है। कैंटोनल असेंबली इसलिए कि वहाँ जो राज्य हैं, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य हैं, वहाँ ऐसे यूनिट्स को कैंटन बोलते हैं। तो कुछ कैंटनों में जैसे
अपेंजेल और ग्लारेस और आदि कुछ और अर्ध कैंटनों में ये जनसभाएं होती हैं। रेफरेंडम एक साधन है, एक महत्वपूर्ण साधन है। ये तब यूज होता है जब वहाँ की संसद कोई कानून निर्माण कर लेती है तथा उसकी अप्रूवल के लिए जब जनता में लोक निर्णय अर्थात रेफरेंडम कराया जाता है तो उस समय इस साधन का उपयोग कर लिया जाता है। आरंभण भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आरंभण का इंग्लिश में शब्द है इनिशिएटिव, अर्थात इनिशिएट लेना, आरंभ करना। जब जनता को लगे कि कोई कानून निर्माण की आवश्यकता है और उसके हिसाब से हो रहा है या ना हो रहा है, संसद वो कार्यवाही नहीं कर रही है, तो जनता खड़ी होगी और एक निश्चित संख्या में लोग कानून निर्माण के लिए ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये साधन भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। स्विस संविधान विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। 1848 के संविधान द्वारा वहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि 1848 के पहले वहाँ किसी राजा रानी का शासन था, अर्थात वहाँ वंशानुगत शासन था, ऐसा नहीं है। और 1848 के पहले भी वहाँ गणतंत्र स्थापित था। गणतंत्र का क्या अर्थ हुआ? गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक, गणतंत्र का अर्थ है कि राष्ट्र का प्रमुख, किसी देश का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर भारत को गणतंत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो शासक का राष्ट्र का प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित किए जाते हैं। और ब्रिटेन में वहाँ राष्ट्र का प्रमुख वहाँ की रानी या राजा होता है, इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। भारत और स्विट्जरलैंड गणतांत्रिक देश हैं। दरअसल संसदीय देशों में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक शासन का प्रमुख और दूसरा राष्ट्र का प्रमुख। तो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो भी निर्वाचित होता है। इस आधार पर हम ऐसे देशों को गणतांत्रिक देश कहते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहां कभी भी किसी राजा रानी का नियंत्रण नहीं रहा, अर्थात दूसरे शब्दों में वहां कभी राजतंत्र नहीं रहा। इसीलिए रेपर्ड नामक टिप्पणीकार ने कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विट्जरलैंड में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर तमाम सारी विविधताएं पाई जाती हैं। उसके बावजूद भी उनमें विविधता में एकता पाया जाता है। वहाँ के नागरिकों में भाषाई आधार पर कई सारे भाषाएं हैं और इसी प्रकार धार्मिक आधार पर भी कई सारी धार्मिक समुदाय हैं। इन सब के बावजूद उन सब में धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है, जिसके वजह से समाज में कभी भी अशांति नहीं पनपती है। भाषाई आधार पर गतिरोध ना हो, इसलिए स्विट्जरलैंड ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। वहाँ पर स्विट्जरलैंड में 74% जर्मन लोग हैं और 20% फ्रेंच भाषाभाषी लोग हैं और 5% इटालियन भाषाभाषी लोग हैं और 1% रोमन भाषाभाषी लोग हैं। इन सब में सामंजस्य इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि इन सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है, जिससे कि वहाँ के लोग कभी भी भाषाई आधार पर एक दूसरे से, क्षेत्रीय आधार पर एक दूसरे से लड़ाई ना करें। जैसे भारत में होता है, भारत में दक्षिण के जो राज्य हैं भाषागत आधार पर, भाषाई आधार पर वो एक विरोध का बिगुल बजाय रखते हैं। धार्मिक आधार पर भी वहाँ 58% लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के हैं और 40% लोग रोमन कैथोलिक धर्म के हैं तथा 1% यहूदी धर्म और 1% अन्य हैं। इन सब के बावजूद उनमें धार्मिक सहिष्णुता इस कदर है कि वहाँ राष्ट्रीय एकता को निर्बल करने के बजाय सुदृढ़ ही किया गया है। स्विट्जरलैंड की विविधता में एकता भारत तथा अन्य देशों के लिए उदाहरण है, जहाँ पर हमेशा धर्म और भाषा तथा क्षेत्र के आधार पर गतिरोध उत्पन्न होते रहते हैं।
अस्थायी तटस्थता की नीति का पालन स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में करता है। वह ना किसी मामले में विरोध करता है और ना ही किसी देश के मामले में समर्थन करता है। तो ये अस्थायी तटस्थता की नीति है, इसीलिए वहाँ पर विभिन्न अगल बगल के देश जो हैं हमेशा संघर्षरत रहे, लेकिन स्विट्जरलैंड हमेशा शांति का द्वीप बना रहा। इसलिए जॉन ब्राउन मैसन एक विचारक हैं, एक लेखक हैं, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड अशांत के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विट्जरलैंड की अस्थायी तटस्थता की नीति का भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका सम्मान किया गया। 1815 की वियना कांग्रेस तथा 1919 की वर्साय की संधि द्वारा स्विस अस्थायी तटस्थता को स्वीकार किया गया। सभी देशों ने इसे स्वीकार किया, यहाँ तक कि हिटलर और यूरोप में और भी जो तानाशाही शासक थे जैसे मुसोलिनी ने भी स्विट्जरलैंड की अस्थायी तटस्थता को बनाए रखने दिया। अपनी तटस्थता की नीति के कारण ही स्विट्जरलैंड 2002 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। उसका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहे थे या जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अशांति पैदा करते हैं उनका विरोध किया जाए, जबकि स्विट्जरलैंड की नीति ऐसी थी कि वो ना तो किसी का विरोध करता था और ना ही किसी का समर्थन करता था। इसलिए 2002 तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका, लेकिन 2002 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में तटस्थ नहीं है, बल्कि गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन करता है। गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन का अर्थ ये हुआ कि भारत गुण और दोष के आधार पर किसी देश का समर्थन करता है और किसी देश का समर्थन नहीं करता है, लेकिन तटस्थ देश जो होगा वो ना तो किसी के देश के मामले में हस्तक्षेप करेगा और ना ही समर्थन करेगा। वास्तव में स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थों में तटस्थ है। उसे विश्व के विभिन्न राज्यों के विवादों से कुछ लेना देना नहीं है। स्विस संविधान के विकास के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से उसे एक संप्रभु राज्य का मान्यता दिया गया। वर्तमान में स्विट्जरलैंड 1998 में निर्मित एवं 1999 में लागू संविधान द्वारा अपना समस्त शासन व्यवस्था संचालित कर रहा है। मित्रों, स्विस संविधान की अन्य लेकिन प्रमुख विशेषताओं को जानना आवश्यक है। इसकी एक विशेषता इस संविधान का निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान होना है। निर्मित इसलिए यह संविधान सर्वप्रथम 1848 में निर्मित हुआ और उसके बाद 1998 में निर्मित हुआ तथा 1999 में लागू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। व्यापक इसलिए है कि इसमें 195 अनुच्छेद तथा 4 अध्याय हैं। इस अनुच्छेदों में संघ सरकार के अधिकार तथा संघ और कैंटनों के बीच संबंध, शक्ति विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है, जिससे कि कैंटनों और संघ के बीच कोई विवाद नहीं होता है। कुल इकाइयों की बात करें तो स्विट्जरलैंड 26 इकाइयों का देश है, जिसमें 20 पूर्ण कैंटन होते हैं और 6 अर्ध कैंटन होते हैं। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि स्विट्जरलैंड एक गणतांत्रिक देश है और वो भी सबसे प्राचीन गणतंत्र। अगली विशेषता संविधान की कठोरता है। इस मामले में यह दुनिया का विचित्र संविधान है, क्योंकि यहाँ संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन और उसके बाद जनता भी शामिल होती है। जनता आरंभक के रूप में और दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद फिर जनमत संग्रह के रूप में शामिल होती है। इस मामले में ये दुनिया का विचित्र संविधान है। इसके विपरीत भारत और बाकी अन्य देशों में संविधान में संशोधन होता है, लेकिन उसमें जनता भागीदारी नहीं करती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि दोनों सदन, जैसे भारत की बात करें तो
राज्यसभा और लोकसभा संविधान संशोधन करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे राज्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता हो तो राज्य की विधानसभाएं भी उसमें अपना भागीदारी करती हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग तब करेंगे जब संविधान और संसद पे बात करेंगे। हम लोग वीडियो के शुरू में ही ये बात कर चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन मित्रों ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वहाँ के कुछ कैंटनों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है और बाकी कैंटनों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं सफल होता है जहाँ की जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल कम हो, क्योंकि व्यक्तियों का जमावड़ा एक जगह करना पड़ता है आरंभक के रूप में या फिर जनमत संग्रह के रूप में। इसलिए बड़े क्षेत्रों में, बड़े भूभाग वाले देशों में और बड़ी जनसंख्या वाले देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल नहीं रह सकता। इन सब बातों के होते हुए भी स्विट्ज़रलैंड में वास्तव में लोकतंत्रवाद स्थापित है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर स्विस नागरिकों का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। जनता चाहे तो किसी सामान्य विधेयक या संपूर्ण विधेयक पर, संपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर जनमत संग्रह की मांग कर सकती है। ये व्यवस्था विश्व के किसी अन्य भाग में लागू नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान के लिए, संघ के लिए स्विट्ज़रलैंड के संविधान में कन्फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके विपरीत भारत में, भारत भी एक संघीय देश है, लेकिन वहाँ संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, संघीय शासन व्यवस्था की सफल संचालन के लिए या उसकी सफलता के लिए कुछ अनिवार्य शर्त या मानक होने चाहिए। इसी के आधार पर संघीय शासन व्यवस्था सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है। उन मानकों में पहला मानक ये होना चाहिए कि वहाँ का संविधान लिखित हो, निर्मित हो और व्यापक हो, जिसमें शासन की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन हो। दूसरा ये कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए संघ और कैंटनों के बीच। तीसरा ये कि वहाँ की सदन द्विसदनी होनी चाहिए, जो कि स्विट्ज़रलैंड में 2 सदन हैं। एक का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे का नाम सीनेट है। मित्रों, एक बात यहाँ गौर करने वाली बात है कि 1848 का जो संविधान था उसमें इन दोनों सदनों का नाम अलग अलग था, क्रमशः राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। लेकिन वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में पार्लियामेंट के 2 सदन हैं और दोनों के नाम हैं, एक का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे का नाम सीनेट है। तो ये सारी व्यवस्थाएं स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हैं। लेकिन एक सर्वोच्च मानक संघीय शासन व्यवस्था की सुचारू संचालन के लिए ये है कि वहाँ की न्यायपालिका सर्वोच्च होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए, जैसे कि भारत में है, अमेरिका में है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसी बात नहीं है। वहाँ की न्यायपालिका को कैंटनों के मामले में तो सर्वोच्चता हासिल है, लेकिन केंद्र के मामले में, सेंटर के मामले में ऐसी सर्वोच्चता हासिल नहीं है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर अंतिम रूप से नागरिकों का मत ही किसी कानून या संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम माना जाता है। विचारधारा की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। उदारवाद में व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होता है, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करती है और नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में भी अधिकाधिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। स्विस संविधान संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है। इस मामले में यह विचित्र संविधान है। स्विस संविधान न तो पूर्णतया ब्रिटेन पर आधारित है और न ही पूर्णतया अमेरिका का नकल है। संघीय संसद और संघीय सरकार
परस्पर संबंधित हैं, लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्थाओं में उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि संसद कार्यपालिका को पदच्युत भी नहीं कर पाती है, नहीं कर सकती है। दोनों गुणों को ग्रहण किया गया है, नवीन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। इस मामले में ये हम देखते हैं कि दुनिया के संविधानों से इस मामले में विचित्र संविधान है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की प्रकृति बहुल है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव इसको बोलते हैं, बहुल कार्यपालिका बोलते हैं, जो 7 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल का चुनाव वहाँ की संसद ही करती है। संसद में मंत्रीगण भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कार्यपालिका की समझ शक्ति इन्हीं 7 व्यक्तियों में होती है। 7 लोगों का ये मंत्रिमंडल होता है। 7 की शक्ति समान होती है, इसीलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहते हैं। और इस मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। स्विस संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार भी दिया गया है। स्विस संविधान के आर्टिकल 7 से लेकर 36 तक मूलाधिकारों का वर्णन है। इन सभी का उद्देश्य, इन मूलाधिकारों का उद्देश्य मानव गरिमा का सम्मान करना है। नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार, जैसे नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकार के अधिकार उनको संविधान में मिला हुआ है। स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये हुआ कि सरकार या राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। सरकारें धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगी और व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है। इस ऐसे राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट को वो सर्वोच्चता हासिल नहीं है जैसे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को है। दरअसल स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक अधिकार ही प्राप्त है। संघीय क्षेत्र के संघीय कानूनों को सुप्रीम कोर्ट वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ संविधान की रक्षा का कार्य जनता को सौंपा गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, न्यायिक सर्वोच्चता प्राप्त है, लेकिन कैंटनों के कानूनों को और प्रशासनिक कार्यों को वो अवैध घोषित कर सकते हैं, परंतु संघीय कानूनों को नहीं। संविधान की रक्षा का कार्य वहाँ की जनता करती है, आरंभण और जनमत संग्रह के माध्यम से। संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून को लोक निर्णय के अंतर्गत अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ऐसा। तो मित्रों, इस प्रकार यह वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने स्विस संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षिप्त चर्चा किया। आगे की वीडियो में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।